हेलो गाइस। मैं हूं आपका अभिनंदन श्रीवास्तव, आपका अभिनंदन सर। और हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं टेट एग्जाम के लिए मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ के अच्छे से समझना है और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा था गाइस कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याओं के बारे में सीखा था हम लोग ने ना। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नई चीजों को जानेंगे गाइस। जैसे बहुत बहुत सारे कैंडिडेट को, ये बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि सर ये फैक्टर्स क्या होते हैं और सर ये मल्टीपल्स क्या होते हैं। बहुत इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या है। गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, जरूर बनता है, जरूर बनता है। दोनों ही एग्जाम में ये पेट क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम लोग जानेंगे, दोनों में अंतर सीखेंगे कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, छोटा सा। जैसे मान लो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर 50। हमने क्या नंबर ले लिया बेटा? गाइस क्या नंबर लिया हमने यहां पर? 50 नंबर ले लिया है। अब सबसे पहले हम लोग इसके कर लेते हैं गुणनखंड, मींस फैक्टर कर लेते हैं। देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 2 से नहीं 5 से जाएगा और फिर, क्लियर ना? तो अगर कहा जाए इसके फैक्टर्स क्या क्या है, तो फैक्टर्स बेटा क्या क्या हो जाएंगे इसके? 2, 5। ठीक है ना बेटा? 2, 5, 50 भी इसका एक फैक्टर होगा। 2 भी होगा, 5 भी होगा, 50 भी इसका एक फैक्टर होगा। और देखो बेटा इसका 25 भी फैक्टर होगा। और देखो बेटा किसी से और कटेगा 50, 2 से, हाँ 10 से भी कट जाएगा बेटा। ठीक है, 10 से भी कट जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 2, 5, 50, 25, 10, इन नंबर से ये 50 पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है उसको जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर जाते हैं, वो नंबर, गिवन नंबर जो नंबर दिया गया है उसके गुणनखंड कहलाते हैं, उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि 2 50 का एक गुणनखंड है, क्योंकि 2 से हम क्या कर सकते हैं, 50 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे गाइस कि 5 जो है वो भी 50 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। 25, 5, 10 भी पूरी तरीके से 50 को डिवाइड कर सकता है। तो कहा जाएगा ये नंबर 2, 5, 50, 25, 10, ये बेटा ये गाइस किसके फैक्टर्स हैं, किसके गुणनखंड हैं? 50 के गुणनखंड है। तो ये तो गुणनखंड हो गए। अब सर ये बताइए कि फिर गुणज क्या है? गुणज देखो बेटा, एग्जांपल से देखो। बेटा आप यहां क्या देख रहे हो? गाइस आप यहां क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि वो संख्याएं लिखी गई हैं जो 50 से डिवाइड हो रही हैं, जो 50 से विभाजित हो रही हैं। जैसे 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, तो जो नंबर हमको दिया गया है उससे जो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं वो उनके गुणज कहलाएंगे। और ऐसे नंबर जिससे दिया गया नंबर डिवाइड हो जाता है वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो कहलाएंगे तुम आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। समझ गए ना? दोनों में अंतर क्लियर हो रहा है ना? कि जिन नंबर से हम दिए गए नंबर को डिवाइड कर लेते हैं पूरी तरीके से, वो नंबर क्या कहलाते हैं? 50 के फैक्टर कहलाते हैं। और 50 जो हम लोग को नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, इस नंबर से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे कह सकते हैं 50 की टेबल, 50 का पहाड़ा। ठीक है, 50 की टेबल, 50 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सब 50 के क्या है बेटा? क्या है गाइस? मल्टीपल है। और ये नंबर क्या है गाइस? जो 50 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है? इनके गुणज। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज को समझते हैं। काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर। कभी कभी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, केवल पहचानने के लिए आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसमें कौन सा काल्पनिक नंबर है, या इसमें से पहचानिए कौन सा वास्तविक नंबर है या वास्तविक संख्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखो गाइस, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो लोग का कॉम्बो होता है, दो लोग का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें दो चीजें आ जाती हैं वास्तविक संख्याओं में। एक आपकी आती है परिमेय संख्याएं
और गाइस दूसरी कौन सी संख्याएं आती हैं? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं गाइस? रैशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं को इरैशनल नंबर। क्लियर ना बेटा? क्लियर ना बेटा? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में, और सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या में क्या आते हैं बेटा? क्या आते हैं गाइस? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो पहले हम लोग परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में, इनको तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम लोग वास्तविक और काल्पनिक जान लेते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा परिमेय अपरिमेय संख्याओं में अंतर ही है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन। और परिमेय में सारी संख्या कौन सी आती है? जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि परिमेय संख्याएं और भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में भी कुछ डिफरेंस होता है। एक तो मेजर डिफरेंस होता है, मैंने बताया था। एक क्या बताया था मैंने बेटा? मैंने क्या बताया था? एक मेजर डिफरेंस बताया था। क्या मेजर डिफरेंस बताया था दोनों में? मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किन नंबर्स को लेती हैं? वो किन नंबर्स को लेती हैं? परिमेय संख्याएं सारे पूर्णांकों को समाहित करती हैं। ठीक है, पूर्णांकों को मतलब इंटीजर्स को ले लेती हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्याओं के फॉर्म में कभी भी लिखी नहीं जा सकती हैं। उनको हम लोग कभी भी P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, वो तो हो गया। अब वास्तविक संख्याओं में और काल्पनिक संख्याओं में मेजर डिफरेंस क्या है वो देख लो बेटा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, -√3, 4, 5, 6। क्लियर? अब बेटा देखो यहां पर, गाइस देखो यहां पर ऐसे कौन से नंबर्स लिखे हैं जिनका अस्तित्व है, जो एग्जिट करती हैं? 4, 6, 5 एग्जिट करती हैं। रूट के अंदर का नंबर अगर आपको माइनस में दिख जाता है ऑप्शन में, वर्गमूल के अंदर या घनमूल के अंदर, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी आपको नंबर दिख जाता है वो निगेटिव साइन के साथ, तो वो हमेशा हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी। बस आपको छांटने के लिए पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें कौन सी वास्तविक संख्या है, कौन सी काल्पनिक संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 6। तो भी बेटा देखो ये क्या है? ये भी हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी आ जाएंगी वास्तविक संख्याओं में, और ये कैसी हो जाएगी बेटा? गाइस कैसी हो जाएगी? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम लोग हमेशा P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q 0 नहीं है। पहली चीज। सर और कौन कौन से नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं? बेटा देखिए गाइस, देखो कुछ ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और जब हम उनको डिवाइड करते हैं, जब हम उनको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर अगर हमको शेषफल रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो वो सारे जो रैशनल नंबर, जो सारे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी चीज बेटा, अगर हम लोग जैसे अब एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो ज्यादा समझ आएगा। लिखा हुआ आपके सामने 10/3। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.3333 इस तरीके से आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.3 बार। ये बार क्या बताता है? ये बार बता रहा है कि 3 जो है ना वो बार बार आ रहा है, 3 जो है बार बार आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। आजकल इसका सिंबल थोड़ा चेंज करके पेपर्स में पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसी को ऐसे भी लिख के शो कर देते हैं 0.3 बार, ऊपर एक पॉइंट बना होगा। इसका मतलब भी क्या होता है कि वो नंबर जिसके ऊपर पॉइंट लगा है वो यही बता रहा है कि जिस नंबर के ऊपर पॉइंट लगा है वो नंबर बार बार आ रहा है। अब ये सारे नंबर जो लिखे हैं बार के फॉर्म में, इनको भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? इनको गाइस कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, उसका आप शॉर्ट फॉर्म भी हम आपको बताएंगे, और उसका पूरा हम एक प्रोसेस क्या होता है, मेथड क्या होता है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि 0.3 बार को अगर हम P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो जितने भी बार के नंबर होते हैं, बार का मतलब उनका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म देखें
तो ये लिखा हुआ है वो नंबर बार बार आता जाता है। ठीक है, तो इनको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब भागफल। भागफल जो आ रहा है, अगर अगर भागफल हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाता है 0.32964834366289 मतलब देखो गाइस, यहाँ पर कोई भी नंबर कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो अगर इस तरीके का भागफल किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पे मिलता है तो वो फ्रैक्शन हमारे अपरिमेय संख्या में चले जाते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याओं में रखेंगे, और जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याओं में रखेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि टेट का एकदम पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो पाई है बेटा, पाई है गाइस, पाई की वैल्यू हम लोग हर जगह यूज करते हैं 22/7 ना। तो पाई कौन सी संख्या है और 22/7 कौन सी संख्या है, ये पूछेगा। तो अगर पाई के बारे में बात करें तो पाई जो होगा वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय, और जो 22/7 है ये हो जाएगा परिमेय। अरे सर ये क्या बता रहे हैं, है तो ये पाई की ही वैल्यू, है तो ये पाई की ही वैल्यू। तो चलिए पाई के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, पाई के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए गाइस, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14159, 3.14159, क्लियर है ना। ठीक है, यहां पर जो नंबर है, यहां पर जो नंबर है वो कभी भी क्या नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और बेटा जो हम लोग और गए, जो हम लोग पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14287 समथिंग यूज करते हैं, और वो कुछ टर्म बाद फिर से रिपीट हो जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि सर हम लोग ने ये वैल्यू क्यों ली और ये वैल्यू, मतलब हम लोग ने ये तीन ही नंबर क्यों ली, क्योंकि बेटा गाइस ये तीनों नंबर दोनों में कैसे हैं, सेम है। इसलिए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग ने पाई की वैल्यू जो डेसिमल में होती है 3.14 ले लिया, और जब इसको हम लोग ने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 22/7 आ गया। हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 का यूज करते हैं। ठीक है ना, और जो पाई है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है जो रिपीट नहीं होगी, जो रिपीट नहीं होती है, और मैंने बताया जो नंबर रिपीट नहीं होते वो हमेशा परिमेय संख्याओं में रखे जाते हैं। क्लियर है। अच्छा इसी से आपको एक थोड़ी सी एक अच्छी सी चीज बताते हैं कि देखो बेटा, देखो गाइस, यहां पर जो पाई है, ठीक है ना, पाई है, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए, पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और कितने बजे सेलिब्रेट किया जाता है, कितने बजे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों का आंसर पाई की वैल्यू में ही लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू जो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, जो इसकी रियल वैल्यू है 3.14159। ठीक है, हम लोग इतना देख लेते हैं यहां से। अब सर पाई डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 3 से हो गया आपका थर्ड मंथ, इट मींस मार्च 14 हो गई इसकी डेट, यानी कि 14 मार्च को 1:59, 1:59 पर, 1:59 PM पर हम लोग पाई डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए क्या है, तो हम लोग आगे एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन टेट और सी टेट में बहुत बार बनते हैं, इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना, आपको बड़ा सा नंबर दे देंगे गाइस, बहुत बड़ा सा नंबर दे देंगे, उस पर एक बहुत बड़ी सी पावर चढ़ा देंगे और कहेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आता है, जो आंसर आएगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ओके, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, उसको निकालना सीखते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, उसको सीख लेते हैं जल्दी से। तो गाइस साथ में सब लोग डालेंगे हेडिंग इकाई का अंक निकालना। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए 343 की घात अगर गाइस लगा दिया जाए, यहां पर पावर चढ़ा दी जाए यहां पर, और कहा जाए इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट का नंबर क्या होगा, लास्ट यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा।
तो इसके कुछ रूल है, रूल को हम लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो देखो गाइस कैसे करेंगे इसको। हमें कुछ नहीं करना है, हमें घात को सबसे पहले, पावर को सबसे पहले करना क्या है, पावर को क्या करना है, डिवाइड बाई 4। सबसे पहले क्या करना है, याद रखना, ये नंबर याद रखना कि पावर को सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड करना। अब सर क्या इतना बड़ा नंबर है या इससे बड़ा नंबर अगर आ गया तो क्या सर हम कब तक 4 से डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी हम आपको डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाएंगे, विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे। उसमें जो 4 के लिए जो एक रूल बना है वो क्या रूल बना है कि सर अगर किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 4 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लास्ट के 2 नंबर उठा लेते हैं, लास्ट के 2 नंबर उठा लेते हैं और इनको चेक कर लेते हैं कि 4 से डिवाइड अगर हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 से 12, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो यहां पर जो रिमाइंडर या शेषफल जो बच रहा है बेटा, गाइस जो शेषफल बच रहा है वो क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। और जब भी डिवाइड करने पर, भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो यहां देखो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 343, जो नंबर नीचे लिखा है 343, इसका जो इकाई का अंक है उसको लिखकर घात 4 ही चढ़ा देंगे, घात 4 लिख देंगे। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि ऊपर वाले नंबर को, घात वाले नंबर को, पावर वाले नंबर को 4 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल मिलेगा, अगर शेषफल 0 हो गया, अगर शेषफल 0 हो गया तो जो बेस वाला नंबर है, जो आधार वाला नंबर है, उसकी इकाई के अंक पर घात 4 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात, एक बेसिक कंसेप्ट सीखो कि किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से शेषफल आ सकते हैं। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। कभी भी इससे ज्यादा 4 या 5 नहीं आएगा क्योंकि वो फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेषफल आ सकते हैं। अगर 4 से डिवाइड करने पर इन शेषफलों में 0 मिल गया तो हमें क्या करना है, हमें नंबर का जो इकाई का अंक है, आधार के नंबर का इकाई का जो अंक है, इस पर घात 4 को चढ़ा देना है। और इसको गाइस हम लोग को सॉल्व कर लेना है, 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा लास्ट में 1 मिलेगा, इकाई का अंक 1 मिलेगा। पहला तो ये कंसेप्ट हो गया है। क्लियर, समझ में आया ना। यही चीज हमें सारे नंबर्स के साथ ही करनी है, 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 शेषफल मिलता है तो आधार के इकाई के अंक पर 4 की पावर लिख, 3 की पावर मतलब 4 ऊपर लिखकर उसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर कोई भी हो सकता है, नीचे नीचे नंबर कोई भी हो सकता है, ऊपर भी नंबर कोई भी हो सकता है। हमें बस ऊपर वाले नंबर को 4 से डिवाइड करना है और शेषफल ज्ञात करके उसी शेषफल को क्या करना है, उसी शेषफल को क्या करना है, आधार की इकाई के अंक की घात बना देना है, पावर बना देना है और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस का नंबर को उठा लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर सर 1 आए तो क्या करेंगे, 2 आए या 3 आए तब कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 987 पावर 32483, कहा गया इकाई का अंक निकालिए, इकाई का अंक निकालिए। तो काम वही करना है, सबसे पहले लास्ट के 2 नंबर 83, इसको पहले हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। देखो 4 से अगर हम भाग करेंगे तो 80 पूरा पूरा कट जाता है ना। 83 को देखो तो इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 3, 80 प्लस 3, 80 प्लस 3, 80 तो पूरा पूरा 4 से भाग हो जा रहा है। बच कितना रहा है, 3 बच रहा है, यानी कि हमारा शेषफल क्या है,
3 है, हमारा शेषफल क्या है 3 है। और नीचे आधार देखो बेटा, गाइस नीचे आधार देखो 987, हम इसका क्या ले लेंगे बेटा, इकाई का अंक 7 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और इसकी घात कितनी लिखेंगे, इसकी घात जो शेषफल आ रहा है इसको डिवाइड करने पर जो शेषफल आ रहा है 3, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, 7 की घात 3 को गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 343, कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया 4387 की घात 245 की पावर 245 मल्टीप्लाई 621 की घात 72, क्लियर है ना, 621 की घात 72। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है इसका। तो अब तक ये तो गुणे में है, ये तो मल्टीप्लाई में है, कैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और बाद में गुणा कर लेंगे। तो देखो गाइस कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 7 लिखा हुआ है, लिख लिया, यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, लिख लिया। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। सर पूरे नंबर को करें, नहीं पूरे नंबर को मत करो, केवल 45 को कर लो। अगर 45 को देखा जाए तो 44 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां देखो 44 पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, किससे 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 44 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और उसी शेषफल को, उसी 1 को क्या करेंगे हम लोग 7 की घात बना के लिख देंगे, 7 की पावर बना के लिख देंगे। अब इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं 621 लिखा हुआ है, 1 लिख लिया, इकाई का अंक लिख लिया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो पूरा कट गया। तो पूरा कट गया, तो मैंने क्या बताया था, जब शेषफल 0 मिलेगा, जब शेषफल 0 मिलेगा तो घात कितनी चढ़ेगी, घात कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये शेषफल 0 के केस में गाइस याद रखना है, 1 की घात 4 आ जाएगी। अब 7 की घात 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 की घात 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 7 एकम 7, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो उत्तर आएगा उसके इकाई का अंक कितना होगा गाइस, कितना होगा 7 होगा। क्लियर है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। घात को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर जो शेषफल आए, शेषफल को आधार की इकाई के अंक की घात बना दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। केस एक याद रखना है क्या, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम आधार का जो यूनिट डिजिट है, जो हमारा इकाई का अंक है, उसकी घात 4 चढ़ाएंगे। कब, जब शेषफल 0 आ जाएगा, 4 से घात को डिवाइड करने पर। एक और कंसेप्ट सीखते हैं, अगर इसे बेटा यहां देखो, यहां क्या कौन सा नंबर लिखा होता है, तो क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं ना, घात, और यहां क्या होता है आधार बेस। तो अगर आधार वाले नंबर में इकाई के स्थान पर, आधार वाले नंबर में इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 4 नंबर याद रखना। कौन कौन से, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो हमें इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जो इकाई का अंक लिखा होगा इन चारों में से वही आंसर आ जाएगा, जो इकाई का अंक लिखा होगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया 625 की पावर की घात 4932 या 4933, ठीक है। अब देखो, अगर हम पहले ऐसे कंसेप्ट लगाएंगे तब जो आपने इसके पहले कंसेप्ट बताया था उससे बताइए, तो ठीक है 33 लिखा हुआ है, 33 को हम 32 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 32 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है, बचेगा क्या 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। तो हमने क्या बताया था कंसेप्ट, कि जो इकाई का अंक है आधार के, उसके ऊपर जो शेषफल आया है उसको घात के रूप में लिख देंगे, और 5 की घात 1 मतलब कितना 5, देखो वही आंसर आ रहा है ना, वही आंसर आ रहा है, देखो 5 5, ठीक है। अरे सर हम यहां पर 3 नहीं 4 लिखेंगे सर, 4। अब बताइए, अब बताइए क्या आपका कंसेप्ट यहां पर लागू हो रहा है,
तो चलो देख लेते हैं। अगर 34 लिखा हुआ है तो 34 को हम लोग क्या सकते हैं 32 प्लस 2, 32 प्लस 2। अब 32 जो है ये क्या होगा, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, और ये 2 क्या है हमारा, ये 2 हमारा है रिमाइंडर, शेषफल है। ये 2 क्या है, शेषफल है। और इस 2 को हम क्या करेंगे, इकाई का अंक जो आधार का है उस पर घात चढ़ा देंगे, और 5 की घात 2 मतलब 25। अब भी क्या आया 5, अब भी क्या आया 5। सर हम तो सर यहाँ पर 5 करेंगे सर, हम तो सर यहाँ पर 5 करेंगे। अब बता दीजिए सर, ठीक है। अब अगर इन्हें 5 कर दिया तो हम 4 से विभाजिता के रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उस नंबर के लास्ट के 2 अंक को क्या करते हैं 4 से भाग करके देख लेते हैं। तो जब इसको हम फिर से 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 3, और अब की रिमाइंडर क्या बचेगा, अब की शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 को हम फिर से 5 की घात में लिख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। और अब भी देख लो, अब भी देख लो 5 ही आ रहा लास्ट में ना, इकाई का अंक चाहिए हमको 5 आ रहा। अरे सर हम तो यहाँ पर 36 करेंगे। अब बताइए, अब बताइए, तो 36 कर दिया, कोई बात नहीं। 36 जो है ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जब पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम क्या करते थे, शेषफल 0 मिलने पर आधार के इकाई के अंक के ऊपर 4 4 घात के रूप में 4 लिखते थे। अब क्या आ जाएगा सर, अब 625 आ जाएगा, लेकिन इकाई का अंक चाहिए था 5 ही होगा। क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा। तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर के आगे इन 4 अंकों में आधार की बात कर रहे हैं, गाइस आधार की बात कर रहे हैं, अगर आधार में इन 4 अंकों में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पे आ जाता है तो घात कुछ भी लगी हो, हमेशा आंसर यही अंक, इकाई के अंक यही हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग कोई भी सवाल इस तरीके का मिलेगा तो गलत नहीं होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन गाइड आपके सामने मैंने लिखे हैं, पर इनको जल्दी से सॉल्व करके आंसर लिखते हैं। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इकाई का अंक निकालना है। अब वही वाला कंसेप्ट लगाना है, यहां पर लिखा है 73, 72 पूरा पूरा कट जाता है 18 चौके 72, तो बचा कितना, बचा 1, 1 बचा ना, शेषफल रिमाइंडर 1 बचा। अब आधार का इकाई का अंक क्या है 2 है, 2 की घात 1 लिख दो, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है ना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाँ लिखा तो है, अगला क्वेश्चन क्या है 57 की घात 25 माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, 25 को पहले 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 4 छक्के 24, 6 4 24, एक बचा, एक बचा हमारा रिमाइंडर शेषफल। अब यहां देखो गाइस, यहां देखो क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, और 7 की घात शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 7 की घात 1 लिख देंगे, और आगे भी लिखा हुआ है -1, -1 लिख देंगे, 7 की घात 7, 7 की घात 1 मीन 7 -1, आंसर कितना आया 6। इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। यहां देख लेते हैं, यहां देखो, यहां पर ये नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 0, और अगर 0 आ जाएगा तो हमने क्या बताया था कि आधार के जो इकाई का अंक है उसकी घात 4 लिखेंगे, उसकी घात कितनी लिख देंगे, घात 4 लिख देंगे, और प्लस आगे क्या है 1002, 1 की घात 4 मतलब 1 प्लस 1002 कितना आ गया गाइस 1003। लेकिन आंसर देखो आपको 1003 भी दिखेगा और 3 भी दिखेगा, आंसर 1003 भी दिखेगा और 3 भी दिखेगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला कि ये वाला। नहीं सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर इकाई का अंक पूछ रहा है तो केवल 3 आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।